हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 22। अगर आपने इसके पीछे वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, आप पहले उसको देख लीजिए, कहानी समझने में आसानी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरी एक दिली इच्छा है कि वीडियो की सब्सक्राइबर 500 हो जाए और जल्दी से जल्द आप लोगों से पूरा कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना, ईसा के पापा की बहन यानी कि ईसा की बुआ दादी उसके घर आती है, जैसा कि हर साल सावन में आती है और कल से सावन शुरू होने वाला था। और वो कहती हैं कि किसी खास मकसद से आई हैं इस बार। तो चलिए सुनते हैं उनका क्या खास मकसद है। अगली सुबह ईसा और लिया दोनों ही लेट जगी क्या, जबरदस्ती जगाई गई। बुआ दादी खुद उन दोनों के कमरे में पहुंची जब 10 बजने वाले थे। बुआ दादी की आवाज़ सुनकर दोनों बहनें झट से बैठ गई और जब ईसा की नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो चीख पड़ी, ओह नो, 12 बजे से मेरी मीटिंग है, हे भगवान। कहती वो तेजी से दौड़ी और बाथरूम में घुस गई। लिया भी आंख मलते हुए बेड पर बैठ गई। और फिर हमारी बुआ दादी वो शुरू हो गई, शादी करके ससुराल जाएगी तो हमारी नाक ही कटाएगी। बताओ, सूरज सिर पे चढ़ गया और दोनों की दोनों छोरियां अभी तक सो रही हैं। पता नहीं ससुराल में कैसे दोनों का गुजारा होगा। लिया प्यार से बुआ दादी के गले में हाथ डालते हुए बोली, ओह बुआ दादी, मुझे ना अभी ससुराल नहीं जाना है। हाँ हाँ, तुझे ससुराल क्यों जाना है? तो यहीं बैठी रह हमारी छाती पे मूंग डालने। अरे आज से सोमवारी शुरू हो रही है, ये नहीं कि जल्दी नहा धोआ कर महादेव का पूजा कर लें। ओपो दादी, मुझे पूजा अच्छे नहीं लगते। अरे सावन में महादेव का पूजा करने से महादेव जैसे वर मिलते हैं, मुझे उनके जैसे नहीं चाहिए। वो नशे वाले, इतने बड़े बड़े जटे वाले, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। कहते हुए लिया ने अपने बालों को अदा से पीछे की ओर झटक दिया। फिर अपने बुआ दादी के गोद में सर रख कर बोली, मुझे तो कोई हैंडसम सा, कोई नौजवान कोट पैंट जैकेट वाला चाहिए, जिसके पास बड़ी सी कार हो, अच्छी खासी जॉब हो। तभी बुआ दादी ने उसके सर पे जोर से मारा। हाँ हाँ हाँ, सपने बुन ले। चल अब जल्दी से रेडी हो जा, मेहमान आने वाले हैं। इतना सुनते ही लिया उठकर बैठ गई। मेहमान? कौन से मेहमान? अरे जल्दी से नीचे आओ तुम दोनों, वे लोग 12 बजे तक आ जाएंगे। तैयार होके आना अच्छे से। और हाँ, ईसा को भी कह देना तैयार होने के लिए। तभी ईसा बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। बुआ दादी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। मैं आज नहीं रुक सकती। कोई मीटिंग वेटिंग नहीं है। जल्दी से ऑफिस में फ़ोन लगा और बोल कि आज तो नहीं आएगी। नहीं बुआ दादी, ऐसे नहीं होता। आज मीटिंग में प्रोजेक्ट की सारी बात समझाई जाएगी और अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मैं काम कैसे करूँगी? देख ईसा, मेरे सामने ना तो बहाने मत पड़ा। मैं कह दे रही हूँ, आज तो ऑफिस नहीं जा रही है तो नहीं जा रही है। ईसा जल्दी से मिरर के सामने आकर अपने बाल बनाने लगी। एक तो वैसे ही लेट हो गई हूँ, आप लोगों ने मुझे जगाया भी नहीं, और अब अचानक से कह रहे हो कि ऑफिस नहीं जाना है। ये क्या बात हुई? मैं तो जा रही हूँ। देख ईसा, अब तेरी नौटंकी बढ़ रही है। बुआ दादी थोड़ा गुस्से में बोली। ईसा ने लिया को बेचारगी वाली नज़र से देखा, लेकिन लिया बेचारी वो क्या करती। तो उसने बुआ दादी से पूछा, बुआ दादी कौन आ रहा है? ईसा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बुआ दादी का इतना कहना था कि ईसा के हाथ से कंघी छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई और उसे रुद्र सिंघानिया की बात याद आने लगी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, यू आर माइन। अगर किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश की या फिर तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वो धम से अपने पीछे रखे चेयर पर बैठ गई। बुआ दादी उठकर उसके पास आते हुए बोली, दे, आज मैं तेरा बाल संवारती हूँ। ईशा का तो जान हलक में आ गया था। अब क्या करूँ? नहीं 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 बुआ दादी, मुझे ऑफिस जाना है। आप उनको बोल दीजिए वो रात को आए। अरे ऐसे कैसे? तभी लिया उठकर आई और पीछे से बुआ दादी को हक करते हुए बोली, बुआ दादी, अगर दी कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है तो आप उन्हें शाम को आने को बोल दीजिए ना। अरे वे लोग अब तक निकाल गए होंगे छोरी। और तू नहीं समझ रही, तुम्हारी माँ सुबह से ही जग कर कितने सारे पकवान बना रखे हैं। ऐसे कैसे? कल ही तो आप आई और आज ही रिश्ता लेकर आ गई। लिया ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बुआ दादी, आपको पता है ना, अगर मैंने शादी कर ली तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ और लिया दोनों अकेली हो जाएंगी। अरे वो बहुत बड़ी फैमिली है, इतने ज़्यादा पैसे हैं कि तुमको काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद तुमका पैसा देगा।
बुआ दादी, आपको पता है ना, मुझे मुफ्त के पैसे लेने पसंद नहीं है। हैं? तो मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैं जा रही हूँ, कहती हुई ईशा अपना बैग उठाकर चल देती है। ये देख लो, ये छोरी, अगर ये हमारे घर की होती तो ये हमारी बात जरूर मानती, लेकिन इसने तो दिखा दिया कि पराई पराई ही होती है। ये सुनते ही ईशा का पैर दरवाजे पर ठिठक गया और वो पीछे मुड़कर बुआ दादी को देखने लगी। लिया भी हैरानी से बुआ दादी को देख रही थी। क्या क्या कह रही हैं आप बुआ दादी? और नहीं तो क्या, हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका ये सिला दे रही है हमारी नाक कटा के। तभी वहाँ पर ललिता आ गई। क्या हुआ बुआ जी? हुआ क्या? अपनी छोरी ने पूछ क्या हुआ। कह रही है ऑफिस जाना है। ईशा ने ललिता को बेचारगी से देखा तो ललिता ने ईशा से पूछा, बहुत ज़रूरी है क्या? हाँ माँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं गई तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा और हो सकता है मुझे काम से भी निकाल दिया जाए। मीटिंग 11 बजे से ही शुरू होगी और अभी 10:30 हो गए हैं। मुझे अभी निकालना होगा, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। यह सुनते ही ललिता थोड़ी सी सोच में पड़ गई। अगर इसकी जॉब चली गई, हमारे घर में नमक रोटी पर भी आफत आ जाएगी। उसने बुआ दादी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, बुआ जी, आप उन लोगों को शाम को बोल दीजिए ना आने के लिए। अरे मैं तेनों के पागल दिखती हूँ? जो मन में आए सो करो। मैं तो चली महादेव को पूजा करने। हाँ, ही ले नंबर, फोन करके बोल दियो। अभी दादी इतना कह ही रही थी कि उनके घर के लैंडलाइन पर कॉल आने लगा। ललिता ने आगे बढ़कर कॉल उठाया और उससे पहले ही ईशा से कहा, खाना मैंने किचन में रखा है, लेकर खा ले, बिना खाना खाए मत जाना। और हाँ, लंच का डब्बा भी ले लेना ध्यान से। जी माँ, कहते हुए ईशा किचन में चली गई। ललिता ने जैसे ही हेलो किया, उधर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी। हेलो हेलो। ललिता ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से उस व्यक्ति ने कहा, सुमित्रा है क्या? जी जी, वो यही है। कहते हुए ललिता ने बुआ दादी को बुलाया। बुआ दादी ने जैसे ही हाथ में फ़ोन पकड़ा, वो खुश हो गई। अरे जोगिंदर, कब आ रहे हो तुम सब? सुमित्रा, हमें माफ़ कर दो, हम नहीं आ पाएंगे। काहे? अरे वो कहा है ना, हमरे बिटवा को पहले से ही कोनो लड़की पसंद है और हम अपने बिटवा का मन नहीं तोड़ सकत हैं, तो तुम हमका माफ़ कर दियो। लेकिन हम तुमरे से वादा करत हैं, तुम्हारी जो पोती है ना, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सा रिश्ता हम लेके आई गए। यह सुनते ही सुमित्रा जी थोड़ी सी उदास हो गई। बाकी कल ही तो तुम बोले थे कि तुम अपने पोता की शादी हमारी पोती से करोगे। अरे हाँ, बोला था, लेकिन तब हमको पता नहीं था कि हमारा बेटा किसी और को पसंद करने लगा है। मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए उधर से उस आदमी ने फ़ोन रख दिया, जिसका नाम जोगिंदर था। फ़ोन रखते ही बुआ जी का खुशी से खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। ईशा अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी। उसे सिर्फ बुआ जी की बातें ही सुनाई दी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि जल्दी जल्दी निकल गई। रिया ने बुआ दादी को पकड़कर सोफे पर बिठाया। क्या हुआ दादी? वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बेटा को कोनो और लड़की पसंद आ गई है। ये सुनते ही लिया खुश हो गई। अच्छी तो बात है ना, दीदी भी शादी करना नहीं चाहती थी और हाँ, अब अपना कोई रिश्ता। चुप, एकदम चुप। बुआ दादी ने लिया की बात को बीच में ही काट दिया। जरा सा कॉलेज में पढ़ने का लगी, बहुत फुटर फुटर जुबान चल रही है। अरे जवान बेटी हो गई, 25 साल की हो गई, अब का 30 साल पे उसका ब्याह होगा। कमाने के खातिर जिंदगी भर बेटी के अपने ही यहाँ रखेगी। ललिता भी बुआ दादी के बगल में बैठ गई। नहीं बुआ जी, आप ठीक कह रही हैं। ईशा अब शादी हो गई है, लेकिन अभी वो शादी करना चाहती नहीं है। अरे ईशा नहीं चाहती कि तू नहीं चाहती? तू तो यही चाहती है कि वो जिंदगी भर तुझे कमा के दे और तुम बैठ के खाते रहो। ये सुनते ही ललिता की आंखें नम हो गई। वो जरूर ईशा को उसके मुंह पर कड़वी बातें सुनाती थी, लेकिन वो ईशा को बहुत प्यार करती थी। वो कड़वी बातें क्यों सुनाती थी, वो सिर्फ वही जानती थी। ईशा की बीमारी की वजह से उसे ईशा के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ता था, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। अगर वो ईशा से प्यार से बात करेगी तो फिर ईशा उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगी। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो उठकर किचन में चली गई। रिया ने जब अपनी माँ की आंखें नम देखी तो वो भी उनके पीछे चली गई और मन ही मन अपनी बुआ दादी को कोसने लगी। पता नहीं ये क्यों हर साल आ जाती हैं सावन में। तभी उसके कानों में फिर से बुआ दादी की आवाज़ सुनाई दी। अरे मंदिर चलेगी कि नहीं? ललिता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वो दोबारा किचन से आकर मंदिर की तरफ बढ़ गई।
आज बानी को भी ऑफिस जाना था, तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने फ्लैट से बाहर आई, तो उसे वहाँ पर एक कार दिखी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे जाने लगी। तभी कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से बीर ने उसे आवाज़ लगाई, मिस वाणीदास राणा। बानी ने जब अपना नाम सुना तो वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसने देखा कि बीर गाड़ी में बैठा है और वो इशारे से अपने पास बुला रहा है उसे। बानी ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। बीर भी अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलाकर बानी के साथ साथ चलने लगा। बानी ने झुंझला कर कहा, देखो यहाँ ना कोई तमाशा मत करो, ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। यहाँ आसपास के लोग ना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे अगर ऐसे छिछोरे वाली हरकत की तो। अजी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपको लोगों की बातें सुनने में इतना इंटरेस्ट है तो आप चलते रहिए, मैं भी आपके साथ साथ चलता हूँ। कहते हुए वीर अपनी गाड़ी उसके साथ साथ चलाया जा रहा था। बानी ने देखा कि आसपास की कुछ औरतें उसी को देख रही थी, तो वो झट से दूसरी तरफ गई और कार का दरवाजा खोलकर बैठ गई और उसने गुस्से में अपना मुंह कार के दरवाजे की तरफ घुमा लिया। वीर ने आराम से गाड़ी स्टार्ट की और वो ड्राइविंग करने लगा। जैसे ही उन दोनों की गाड़ी मेन सड़क पर आई, वीर ने एक गाना बजा दिया और तभी बानी ने हाथ बढ़ाकर गाना को बंद कर दिया। वीर ने दोबारा से गाना चलाया और बानी ने फिर से वही किया। ऐसा ही 4 से 5 बार हुआ। वीर इरिटेट होकर गाड़ी रोक देता है और वो कसकर बानी का हाथ पकड़ लेता है। क्या है ये, गाना क्यों बंद कर रही हो? जैसे ही गाड़ी रुकी, बानी ने कार का दरवाजा खोला और झटके से अपना हाथ वीर से छुड़ाकर कार से नीचे उतर गई। गुड बाय, अब यहाँ ना कोई मुझे और आपको देखने वाला नहीं है, सो आप चाहिए। ठीक है फिर। वीर ने उसे एक नज़र देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर वीर ने गाड़ी रोक दी। उसके तुरंत बाद ही बानी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, अगर तुम चाहती हो कि इस व्योद्र प्रोजेक्ट में तुम्हारा सिलेक्शन ना रुके तो जल्दी से आकर मेरी कार में बैठ जाओ। मिस बकबक चुड़ैल। यह देखकर बानी को गुस्सा आ गया और वो तमतमाती हुई कार के पास गई और दोबारा से दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठ गई। वीर ने इस बार गाना नहीं चलाया। वो चुपचाप गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। ईसा जैसे ही ऑफिस पहुंची, वो भागती भागती 55वें मंजिले पर पहुंची, लेकिन वहां पर मीटिंग की तैयारी नहीं हो रही थी। उसके सभी कलीग इधर उधर बैठकर गप्पे सप्पे कर रहे थे। टाइम भी 11 से ज़्यादा हो गया था। ईशा ने पूछा, क्या हुआ, मीटिंग नहीं हो रही है क्या? तो अर्चना उसके पास आते हुए बोली, अरे नहीं, आज से सावन शुरू हो रहा है ना, तो रुद्र सर आज मंदिर गए हैं। ये सुनते ही ईसा का मुंह बड़ा सा खुल गया। क्या, वो डेविल मंदिर पे जाता है? अरे हाँ, रुद्र सर भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। साल में तो एक ही बार वो मंदिर जाते हैं। मीटिंग 2 बजे शुरू होगी, तब तक हम सबकी मस्ती। हे भगवान। ईसा अपना सर पकड़कर वहीं चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसके सारे कलीग्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों बैठ गई? यार, मेरे घर में मेहमान आने वाले थे और मैंने उन्हें मना कर दिया। मेहमान? पूजा ने शरारत से पूछा और वो उसके गोद में ही बैठ गई। जाके ऊपर अर्चना भी बैठ गई। तभी चिराग ने अर्चना का हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। ओए 4 फुट की छिपकली, कुर्सी तोड़ने का इरादा है क्या? अगर कुर्सी टूटा ना तो मैं तो सीधे सीधे बोल दूंगा कि सारी गलती ना तुम्हारी है। ये सुनते ही अर्चना का पारा चढ़ गया। उसे कुर्सी टूटने वाली बात से गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसने उसे 4 फुट की छिपकली कहा था, इस बात से उसे गुस्सा आया था। और उसने झट से चिराग का कॉलर पकड़ लिया और फिर एक दूसरी चेयर पर खड़े होते हुए बोली, आज ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसी हाथापाई में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे पूजा पर आ गिरी। पूजा जो कि ईशा के गोद में बैठी थी, ईशा को साथ लेकर वहीं गिर गई। और फिर क्या था, हुआ वही जो चिराग ने कहा था, कुर्सी टूट गई। गिरते गिरते ईशा ने करण को पकड़ना चाहा था, लेकिन करण भी इसके लिए तैयार नहीं था। वो भी गिरा और सीधे टेबल के एक कोने पर जाकर लगा, जिससे टेबल उछलकर रुद्र के केबिन वाले ग्लास को तोड़ देता है। यह देखते ही सबकी सांसें अटक जाती है। रुद्र के केबिन का अच्छा खासा ग्लास टूट गया था। कुछ टुकड़े 1-2 को चुभे, लेकिन ईशा हील पहनने के कारण जैसे ही खड़ी होना चाहिए, उसका पैर मुड़ गया और वह उन कांच पर गिर गई। कांच उसके हथेली में और कुछ कांच उसके कमर में चुभ गए। ईशा दर्द से तड़प उठी। तभी वहां पर कुछ लोगों के चलने के जूतों की आवाज सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो वसीम और रोनी के बीच में रुद्र चला आ रहा था। उसने अपने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ था। आज वो धोती कुर्ता में था, कंधे पर एक साइड उजले कलर का गमछा और उजले कलर का ही जूता। उसको देखते ही सभी लोग एक किनारे पर खड़े हो गए। रोनी ने जैसे ही वहाँ की हालत देखी, वह रुद्र से थोड़ा जल्दी जल्दी चलकर वहाँ पर आ पहुँचा। उसने सबको अपनी नज़रें घुमाकर देखा। सभी अपनी नज़रें नीचे किए खड़े थे। जिन्हें थोड़ी बहुत कांच से चोट लगी भी थी,
वो भी डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन ईसा को ज्यादा लग गई थी। उसके हाथ से खून निकलकर उसके उजले रंग के सूट को भिगो रहे थे। वो उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी। करण भी उसका हाथ पकड़े हुआ था। वो अपने रुमाल से ईसा के हाथ से निकलते हुए खून को बंद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही रुद्र की नजर उस पर पड़ी, वो तेजी से दौड़ता हुआ ईसा के पास आया। जैसे ही ईसा ने उसे देखा, उसने झट से करण से अपना हाथ छुड़ा लिया। किसी ने भी ईसा के पीछे वाला हिस्सा नहीं देखा था, क्योंकि ईसा का फेस उन सबके सामने था। ईसा के कमर से भी बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। ईसा को भी इस बात का एहसास था। उसने अपना हाथ अपने कमर पे रखा तो उसका हाथ पूरी तरह से लाल हो गया। रुद्र ने उसका हाथ देखते हुए कहा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ? क्या करती रहती हो तुम? बच्चों की तरह उछलती रहती हो। लेकिन ईसा की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा और वो लड़खड़ाने लगी। यह देखकर रुद्र ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया। उसने अपना एक हाथ ईसा के पीठ पर रखा और दूसरा हाथ उसके थाई पर और उसे अपने गोद में उठा लिया। वह उसे लेकर जल्दी से केबिन के अंदर गया और अंदर बेडरूम में चला गया। इधर रोनी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दिया। रुद्र ने जैसे ही ईसा को बेड पर सुलाया, जो कांच ईसा की कमर में था वो पूरी तरह से उसके बॉडी में घुस गया और ऐसा होते ही ईसा जोर से चीखी और उछलकर पेट के बल हो गई। जब रुद्र ने उसके पीठ को देखा, उसके पीछे का पूरा सूट खून से रंगा हुआ था। रुद्र को यह समझते देर नहीं लगी, उसके पीछे भी कांच चुभा है। इस समय वो गुस्सा करना भूल गया था और वो जल्दी से ईसा के पीठ को छूकर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कांच ईसा के हिप पर लगा है। उसने उस कांच को धीरे से खींचा। ईसा ने जोर से रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने जल्दी से अपने कंधे पर से गमछा उतारा और उसे ईसा के कमर पर कस के बांध दिया ताकि ब्लड ना निकले। फिर उसने अपने रुमाल से ईसा के हाथ बांधे। खून बहना थोड़ा सा बंद हुआ ही था। ईसा अभी भी हल्का बेहोशी की हालत में थी। वो कभी अपनी आंखों को खोल रही थी तो कभी बंद कर रही थी। उसके सामने वह रुद्र को अपनी धुंधली नजरों से देख पा रही थी। रुद्र गुस्से में चिल्लाया, कितनी देर में डॉक्टर आएगा? रोनी ने घबराते हुए कहा, बस दो मिनट। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए, लेकिन वो एक जेंट्स डॉक्टर था। यह देखते ही रुद्र का पारा हाई हो गया और उसने रोनी को घूर कर देखा। रोनी ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने दोबारा से फोन निकाला और किसी को फोन किया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर आ गई। जब उसने रुद्र को बेडरूम से बाहर जाने के लिए कहा तो रुद्र वहीं रहा। फिर उसने दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई वो रुद्र को बाहर जाने के लिए कहे और वो अपना काम करने लगी। रुद्र के बेडशीट का रंग सफेद था। खून की वजह से वो सफेद बेडशीट पूरी तरह से लाल हो गया था। कांच इतनी तेज चुभी थी कि ब्लड भी उतनी ही रफ्तार से निकल रहा था। उस डॉक्टर ने ईसा को इंजेक्शन लगाया और खड़ी होती हुई बोली, बॉस इनके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मैंने पट्टी कर दी है, ब्लड अभी नहीं बह रहा है, लेकिन ध्यान रहे इनके चोट पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जख्म दोबारा खुल सकती है। कम से कम 24 घंटे के लिए इन्हें बेड रेस्ट करना होगा। अगर ये अपने पैरों पर खड़ी होती हैं उसका बल कमर पे भी आता है। कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल गई। जहाँ पर ईशा गिरी थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खून लग गया था। ताकि खून को देखकर उसके सारे कलीग घबरा गए थे और अर्चना उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। वो इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी। जब वहाँ का सब कुछ क्लीन हो गया तो थोड़ी देर बाद आकर अंजना ने सबको बताया, मीटिंग आज नहीं होगी, जब तक ईशा ठीक नहीं हो जाती मीटिंग नहीं होगी। जब भी मीटिंग होगी आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग घर पे ही रहिएगा। जिसको भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी वे लोग भी अपना फर्स्ट एड करवाए और वहाँ से निकल गए। पूजा, करण और अर्चना तीनों अभी भी वहीं थे। तभी वहाँ पर वीर बानी के साथ आया और जब उसने रुद्र के केबिन का शीशा टूटा हुआ देखा तो उसने सीधे रोनी से पूछा, क्या हुआ है रोनी? रोनी ने धीरे स्वर में कहा, मुझे पता नहीं है बॉस, यहाँ पर क्या हुआ, सीसीटीवी देखने के बाद पता चलेगा। अर्चना अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। सीसीटीवी में बिल्कुल साफ दिख रहा था और अब पता नहीं रुद्र उसे जॉब में रखेगा भी या नहीं। वीर ने बानी को वहीं पर छोड़ा और केबिन में अंदर आया, लेकिन रुद्र वहाँ नहीं था। वो बेडरूम में अंदर गया तो रुद्र को किसी लड़की के सर को अपने गोद में रखकर रुद्र सिरहाने से टिक लगाकर बैठा था और उसके माथे पर अपने हाथ चला रहा था। वीर ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। हे, ये कौन है और इसे क्या हुआ है? वीर जल्दी से रुद्र के पास आया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। कुछ बताएगा क्या हुआ है यहाँ पर? मुझे तो खुद नहीं पता है, रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये लड़की कौन है? वीर ने ईशा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये ईशा है, तुम्हारी होने वाली भाभी। हैं? और तेरी! तू उछल कर पेट पर चढ़ गया और उसने रुद्र को साइड से जोर से हग कर लिया। रुद्र इरिटेट हो गया।
छोड़ मुझे। अगर 2 सेकंड के अंदर तुम मुझसे अलग नहीं हुआ ना तो मैं इस बंदूक की सारी गोलियां ना तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। बगल में रखी बंदूक की तरफ इशारा करते हुए रुद्र ने गुस्से से कहा। ईशा का खून उसे परेशान कर रहा था। इतना सारा खून देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। हालांकि खून से खेलना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी, लेकिन ये खून ईशा का था, इसलिए वो अंदर से तड़प रहा था और ईशा का होश में आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोनी केबिन से बाहर आया, पूजा उसके पास गई। सर, क्या हम ईशा को देख सकते हैं? नहीं, अभी तुम लोग घर जाओ। पानी को जब वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो उसने रोनी से पूछा, यहाँ पर जो युद्ध प्रोजेक्ट की मीटिंग होने वाली थी वो नहीं होगी? नहीं, वो मीटिंग अगली सूचना तक नहीं होगी। जब भी होगी आप सबको ईमेल के द्वारा सूचना दिया जाएगा। पानी वहीं चेयर पर बैठ गई और सोचने लगी, उस दिन वो लड़की आई थी, पता नहीं उसका सिलेक्शन हुआ भी या नहीं। रोनी वहाँ से चला गया था। पूजा और अर्चना उसके दोनों तरफ आकर बैठ गई। तुम भी इसमें सिलेक्ट हुई हो? पानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। करण अर्चना को चुप करा रहा था और उसे समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा। इधर वीर भी केबिन से बाहर आ गया और उसने वानी को बैठे हुए देखा तो वो भी उसके पास आकर बैठ गया। चलो, अब मीटिंग तो होगी नहीं, कहीं घूम कर आते हैं, मुझे घर जाना है, कहते हुए वानी उठी और वहाँ से जाने लगी। वैसे तो वीर के नटखट और बचकानी हरकत से उसके सभी पुराने एम्प्लॉय वाकिफ थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि वो रुद्र का फ्रेंड है। रुद्र इतना सख्त और हमेशा गंभीर रहने वाला इंसान, और वीर वो उतना ही नटखट और चंचल। इसीलिए वे लोग वीर से खुलकर बात करते थे। पूजा ने वीर से पूछ लिया, ईशा कैसी है? अभी बेहोश है, वीर ने एक छोटा सा जवाब दिया और उसने वानी का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। यह देखकर पूजा, अर्चना और करण तीनों थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि वीर के साथ पहले कोई भी लड़की नहीं थी। पूजा ने करण से पूछा, क्या ये वीर सर की गर्लफ्रेंड है? पता नहीं, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ, वो तो है, सच में लग रहा है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो भी हमारी तरह सिलेक्ट होकर आई है एम्प्लॉय। और उसने कहा भी, अरे तो क्या हुआ? तुमसे किसने कहा जो सिलेक्ट होकर आए हैं वो किसी के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते? अब ईशा को ही देख लो, वो रुद्र सर को पसंद आ गई है, तभी तो कैसे गोद में उठाकर ले गए थे उन्हें। पूजा और करण दोनों एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे और अर्चना चुपचाप बैठी थी। अभी पूजा ने करण के कंधे से अपना कंधा टकराया और उसे अर्चना की तरफ इशारा किया। फिर दोनों अर्चना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगे। इसी तरह काफी टाइम गुजर गया। शाम के 3 बज चुके थे, लेकिन ईशा को अब तक होश नहीं आया था। अब रुद्र परेशान होने लगा था और उसने वापस से डॉक्टर को बुलवाया। जैसे ही वो फोन काटकर पीछे पलटा, ईशा अपनी आंखें खोल चुकी थी और वो बैठने की कोशिश कर रही थी। रुद्र जल्दी से उसके पास गया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर लिटा दिया। तुम्हें चलना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ईशा ने बहुत ही कमजोरी सी आवाज में कहा। मुझे प्यास लगी है। रुद्र ने जल्दी से उसे पानी दिया और उसे अपने हाथों का सहारा देकर अपने सीने से टिकाकर बैठा लिया। ईशा धीरे धीरे पानी पीने लगी। उसके बाद रुद्र ने गिलास को वापस टेबल पर रख दिया। तभी ईशा फिर से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। ईशा की धीमी धीमी आवाजें रुद्र के कान में शीशा डालने का काम कर रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। हरदम चहकने वाली लड़की कैसे मुरझा गई। उसने ईशा को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि उसके बॉडी पर ज्यादा भार न पड़े और वो उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने ईशा को सीट के एकदम पास में खड़ा किया और वापस बाहर आ गया। ईशा उसको एक नज़र देख रही थी और उसे रुद्र की बातें फिर से याद आने लगी। जब तुम्हें दर्द होता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और वो मन ही मन सोचने लगी, क्या ये आदमी सच में मुझसे प्यार करता है? फिर वो आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद रुद्र वापस उसे लाकर बेड पर सुला देता है। तुम कुछ खाओगी? रुद्र ने बड़े ही अपनेपन से पूछा। हाँ, ईशा ने उसी तरह धीरे से कहा। तो रुद्र ने फ़ोन निकालकर रोनी को फ़ोन किया। ईशा कभी रुद्र को देखती तो कभी उससे नजरें चुरा लेती। जब भी वो रुद्र को देखती उसे रुद्र का किस करना याद आ रहा था और ये सोचते हुए उसका चेहरा ब्लश करने लगा। उसकी नाक पूरी तरह से लाल हो गई थी। रुद्र ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है और उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रोनी थोड़ी देर में खाना लेकर आ गया और रुद्र ईशा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। पहले तो ईशा ने नानुकुर किया, लेकिन रुद्र के जिद और थोड़े से गुस्से और डांट की वजह से वो चुपचाप से खाने लगी। ईशा के अंदर यही बीमारी थी, जब भी कोई उससे प्यार से कुछ भी कहता वो नहीं मानती, लेकिन जैसे ही कोई उसे डांट टपट कर कुछ भी कहता वो तुरंत मान जाती। यही वजह थी कि ललिता उससे हमेशा डांट कर बात करती थी। इधर वीर बानी को ब्लैक मेल करते हुए एक पार्क में लेकर आ गया
और बानी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कहीं ये मेरा सिलेक्शन न रुकवा दे। और वीर भी उसके इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहा था। उसे बानी अच्छी लगने लगी थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बानी के साथ बिताना चाहता था। वीर और बानी एक पार्क में आकर लोहे की बेंच पर बैठ गए। चारों तरफ खूबसूरत छोटी छोटी हरी घास थी, जिस पर कुछ जोड़े नीचे ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ आए। वो देखने में किसी भले घर से लग रहे थे। वीर ने जैसे ही उन्हें देखा वो झट से पहचान गया। बाबूजी? ओनो, बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने जल्दी से बानी का हाथ पकड़ा और वहाँ से खड़ा हो गया और वहीं पास के पेड़ के पीछे छिप गया। बानी के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में उल्टी पुल्टी खिचड़ी पकने लगी। झट से वीर से अपना हाथ छुड़ाया और वो उस आदमी के सामने जाकर उसके पास ही बेंच पर बैठ गई। यह देखते ही वीर को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने भी फैसला कर लिया कि वो बाबूजी के सामने जाएगा। वो जल्दी से पेड़ के पीछे से निकला और उसने झुककर बाबूजी के पैर छू लिए। बाबूजी ने भी वीर को गले से लगा लिया। अरे शेर, कैसा है तू? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहते हुए वीर उनके बगल में बैठ गया। अरे हम भी ठीक हैं। बाबूजी, ये बानी है, आपकी होने वाली बहू। ये सुनते ही बानी झट से खड़ी हो गई और जोर जोर से खांसने लगी। तभी वीर जल्दी से उसके पास गया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। पैर छुओ बाबूजी के, कहते हुए वीर ने जबरदस्ती बानी का सर पीछे से पकड़कर उसे झुका दिया और उसके कान में धीरे से कहा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। बानी ने मजबूरी से बाबूजी के पैर छू लिए। बाबूजी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बानी हमेशा की तरह जीन्स और फुल टी शर्ट में थी और वो भी काले रंग के लड़कों वाला शूज, हाथ में घड़ी, बालों को पोनी टेल में बांधे जो कि उसके कमर तक लटक रहे थे। हवा की वजह से उसके बाल उसके गालों को बार बार चूम रहे थे। बानी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। बानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और अब वो बैठ भी नहीं पा रही थी, वो खड़ी ही थी। तो बाबूजी ने कहा, अरे बिटिया बैठो, खड़ी काहे हो? बानी हिचकिचाते हुए वहीं बैठ गई और मन ही मन वीर को कोसने लगी। वीर ने बाबूजी को साइड से गले लगाया और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी से मिलने आए हैं? बाबूजी हंसते हुए बोले, अरे हाँ, हमार बचपन की सहेली है। क्या? वीर उछल गया, की सहेली? काहे? ये भी तो तोहार सहेली है। बाबूजी ने मस्ती करते हुए बानी की तरफ इशारा किया। ये सुनते ही बानी और ज्यादा ब्लश करने लगी और वो वहाँ से कहकर जाने लगी कि मुझे घर जाना है, मैं चलती हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। वो अभी जाने को ही हुई कि वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बाबूजी अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? कबाब में हड्डी? वीर भी बाबूजी की भाषा बोल रहा था। बाबूजी ने हंसते हुए उसके पीठ को जोर जोर से थपथपाया। हाँ हाँ, जाओ घूमो फिरो मस्ती करो। और वो वहीं बेंच पर बैठकर अपनी सहेली का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग महिला, उसके साथ एक 45-50 साल की औरत और एक 18 साल की लड़की। उस औरत के हाथ में पूजा की थाली थी और लड़की के हाथ में बैग। वो तीनों पार्क में आए। उस बूढ़ी औरत की निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। जैसे ही उसकी नज़र बेंच पर बैठे उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो अपनी झुकी हुई कमर के साथ उधर ही आने लगी। जैसे ही वो उसके सामने पहुंची, बाबूजी भी खड़े हो गए। बूढ़ी औरत भी लिया का सहारा लेकर सीधी खड़ी हो गई, जो अब तक थोड़ी सी झुकी हुई थी। बाबूजी और बुआ दादी दोनों ही गले मिले। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, जोगिंदर, तू तो अभी जवाने है, हम ही बूढ़ा आ गए। देखो कैसे कमर झुकल है। कहते हुए बुआ दादी बेंच पर बैठ गई। बाबूजी ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया। अरे कहाँ जवान है, सारा बाल सफेद होए गवा। तभी बुआ जी ने ललिता की तरफ इशारा किया। ललिता ने झट से अपने माथे को पल्लू से ढका और बाबूजी के पैर छू लिए। लिया ने भी वैसा ही किया। ये हमार बहुरिया और ये हमार छटकी पोती। बड़की पोती का रिश्ता तो तुमने माना कर दिया, हमको माफ कर दियो सुमित्रा। हम कहा ना, अब बच्चों के मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकत है ना। अब ब्याह उसी को करना है, साथ भी उसी को रखना है, तो हम उमें का कर सकत है। या उन बुजुर्गों की बातों से बोर होने लगी, तो वो वहाँ से उठकर दूसरी साइड चली गई। वीर और बानी वहाँ पर सेल्फी ले रहे थे और ये साफ दिख रहा था कि सेल्फी सिर्फ वीर ही ले रहा था। बानी उसका साथ दे रही थी और आड़े तीर से मुंह बना रही थी। जैसे ही वीर की नज़र लिया पर पड़ी, उसने उससे रोक लिया। एक्सक्यूज मी। लिया ने उसे देखा और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वीर उसकी तरफ आते हुए बोला, आप हमारा पिक्चर क्लिक कर देंगी?
श्योर कहते हुए लिया ने वीर के हाथ से मोबाइल ले लिया और वो उन दोनों का फोटो खींचने लगी। और लिया तो हमारी थी फोटो खिंचाने में माहिर। वो तरह तरह के पोज बताती जाती, वीर और बानी उस पोज को करते और लिया ने उन दोनों का थोड़ी ही देर में ढेर सारा फोटो खींच लिया। जब वीर ने वो फोटो देखा वो लिया को एक नज़र देखने लगा। आप फोटोग्राफर हैं क्या? जी नहीं, बस शौक है, लिया ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा। अजी शौक है तो अपना हुनर कहीं दिखाइए। लिया हल्का सा हंसती। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या? अब इतनी प्यारी प्यारी आपने हमारी फोटो खींची है तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूँ। ये सुनते ही लिया उछल पड़ी। सच में? हाँ बिल्कुल, आपके हुनर देखकर लग रहा है कि आपको बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट है। इतने प्रोफेशनल तरीके से आपने हमारा पिक लिया, हम तो गदगद ही हो गए। रानी कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस लिया को देख रही थी। आप मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप करना चाहेंगी तो हम आपकी सिफारिश कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस समय हमें पैसे की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमारा ये कार्ड रख लीजिए और हमसे मिलिएगा। कहते हुए वीर ने अपना कार्ड उसे दे दिया। लिया मुस्कुराते हुए उस कार्ड को अपने बैग में रख लेती है और वो वापस से अपने माँ और दादी के पास आ जाती है। दरअसल बात यहाँ पर ये थी, दादाजी और सुमित्रा जी दोनों ही दोस्त थे और दोनों ही अपने पोते और पोतियों यानी कि रुद्र और ईशा की शादी करवाना चाहते थे। लेकिन बाबूजी को पता ही नहीं था कि ईशा सुमित्रा जी की ही पोती है। फिर सब वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। तभी बानी ललिता से टकरा जाती है और वो गिरने लगती है तो ललिता उसे पकड़ लेती है। अरे संभल के बेटा। तभी वीर भी वहाँ आ जाता है। कैसे चलती है? उसे बाजू से पकड़कर सीधा करता है। सॉरी आंटी। जैसे ही बानी ने ललिता को टच किया, ललिता को एक अजीब तरह का एहसास हुआ। उसके अंदर ममता की सहानुभूति हुई और वो बानी को एकटक देखने लगी। बानी भी उसकी नज़रों में खो सी गई, मानो उसने उस औरत को पहले भी कहीं देखा है। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद वीर बानी को लेकर चला गया। बानी बार बार पीछे मुड़कर उस औरत को देख रही थी। उसे भी अपने दिल में कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। क्या हुआ, जानती हो उसे? वीर ने जब बानी को पीछे मुड़कर देखते हुए देखा तो पूछ लिया। पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, बानी ने कहा। एक बार पूछूं क्या? पर क्या पूछूंगी? बानी खुद से ही पूछ रही थी और खुद का ही जवाब दे रही थी। फिर वो मन मार कर वीर के साथ चली गई। बाबूजी, बुआ दादी, लिया और ललिता सभी बाबूजी की गाड़ी में ही बैठ गए और बुआ जी के जिद करने पर बाबूजी भी ईशा के घर जाने के लिए मान गए। ईशा पहली बार एसी वाली गाड़ी में बैठी थी। वैसे तो वो प्रथा और आदित्य की गाड़ी में भी बैठी थी, लेकिन उसे ये वाली फीलिंग नहीं आई थी। इस गाड़ी में कुछ अलग तरह का अनुभव था और वो सीट से सिर टिकाए सो गई। जब जोगिंदर सिंघानिया ने लिया को देखा तो वो मन ही मन सोचने लगे, कितनी प्यारी बच्ची है। ललिता अब तक उस लड़की के ख्यालों में खोई थी जो उससे नीचे टकराई थी। कौन थी वो लड़की? फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे अपना एक्सीडेंट याद आता है। एक्सीडेंट होने के बाद जब उसकी आंख खुली थी तो उसके पास उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह ईशा थी। उस एक्सीडेंट में उसने अपनी बड़ी बेटी को खो दिया था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए ललिता की जब आंख खुलती है तो हड़बड़ा कर चारों तरफ देखती है। उसकी छोटी बेटी लिया उसके पास थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी का कहीं पता नहीं था। वो हड़बड़ा कर बेड से नीचे उतरती है और चिल्लाने लगती है। भी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है, क्या हुआ? वो मेरी बड़ी बेटी वो नहीं मिल रही है। उस नर्स ने मासूमियत से ईशा की तरफ इशारा किया। अरे ये है आपकी बेटी। ललिता ने जब ईशा को देखा वो वानी नहीं थी। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये कोई और है। मेरी बेटी इससे ज़्यादा गोरी है, उसकी हाइट भी इससे ज़्यादा लंबी है। सॉरी मैम, आपके साथ यही 2 बच्चे थे। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। तभी ईशा अपने मासूमियत भरी चेहरे को लेकर ललिता के पास आती है और धीरे से कहती है, माँ। ये सुनते ही ललिता तड़प उठती है। इसका मतलब ये बच्ची भी उस बस एक्सीडेंट में अपने माँ से खो गई है। ईशा ललिता के आंचल को पकड़कर धीरे धीरे हिलाने लगती है। ललिता ईशा को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। उसे लगता है कि उसकी बानी उसे मिल गई। वो ईशा को लेकर घर आ जाती है और उसे बानी समझकर ही प्यार करती है। लेकिन ईशा बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी। वह सिर्फ माँ, खाना, पानी, दो, लो, सिर्फ यही सारे वर्ड, और वो भी कभी कभार यूज करती। लिया के पापा भी उस एक्सीडेंट में मारे गए थे और अब ललिता के ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। वो घर में नौकरानी का काम करती और अपनी दोनों बेटियों को पालती थी। ईशा जब उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, नहीं वो ठीक से खाना खाती थी, चाहे वो उसे कितना भी प्यार से बात करे, कितना भी प्यार से समझाए, लेकिन ईशा उसकी कोई बात नहीं मानती थी। तब ललिता ने उसे सरकारी डॉक्टर से दिखाया।
तो डॉक्टर ने बताया आपकी बेटी को लेबोफोबिया है। ललिता को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो हैरानी से डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर उसकी बातों को समझकर ललिता को बताने लगे, लेबोफोबिया में इंसान को प्यार से नफरत हो जाता है। अगर प्यार से कुछ भी उससे कहो तो वो नहीं मानता है। आप इससे थोड़ा सा रूखेपन से पेश आइए, थोड़ा इसे चिल्लाकर बातें कीजिए, तो हो सकता है शायद ये आपकी बात माने। ललिता उस मासूम सी बच्ची को देखने लगी। कैसे चिल्लाऊं इसके ऊपर, इसकी तो माँ भी नहीं है। पता नहीं भगवान ने इसे किस जन्म का श्राप दिया है। और फिर वो ईशा के साथ उसी तरह से पेश आती। जब वो प्यार से ईशा को दवा खिलाने की कोशिश करती तो ईशा नहीं खाती, पर जैसे ही वो उसे डांटती वो चुपचाप दवा खा लेती। इसी तरह पढ़ते वक्त भी ईशा कुछ भी पढ़ाई नहीं करती और न ही वो स्कूल जाती, लेकिन जैसे ही ललिता उस पर चिल्लाती डांटती वो झट से पढ़ाई करने लगती। फिर इसी तरह धीरे धीरे ललिता के स्वभाव में ईशा से बात करने का लहजा ही बदल गया। वो हमेशा ईशा से चिल्लाकर ही बातें करती थी। ललिता अपने अतीत की यादों में खोई थी। धीरे धीरे ईशा कब बड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी लिया ने उसे हिलाते हुए कहा, माँ घर आ गया है। यह सुनते ही ललिता अपने होश में वापस आई और वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी, अपने घर का ताला खोला और सभी लोग अंदर आ गए। जोगिंदर सिंघानिया के साथ उनके सभी बॉडीगार्ड भी ललिता के घर के अंदर आ गए थे। ललिता ने सबको बैठने के लिए कहा, लेकिन सोफे पर इतना जगह नहीं था, तो सभी बॉडीगार्ड साइड में खड़े हो गए। जोगिंदर जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, ये लोग बैठ के क्या करेगा, आप बस इन लोग को चाय दे दो, ऐसे ही खड़े खड़े पी लेगा जी। कहते हुए ललिता किचन में चली गई। यह अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी और वो भी अपने कमरे में चली गई। इधर उधर की बातें करते करते जैसे ही जोगिंदर की नज़र दीवार पर टंगी फोटो पर पड़ी, वो हैरानी से सुमित्रा जी से पूछने लगे, सुमित्रा, ये बच्ची कौन है? ये यही तो है हमारी बड़ी पोती ईशा। अच्छा, ईशा है ये। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो तुम इससे हमरे रुद्र का ब्याह कराना चाहती थी? हाँ हाँ जोगिंदर, इसी से। तब तक ललिता चाय लेकर आ गई। फिर सबने चाय पी और बाबूजी वहाँ से निकल गए। ईशा अब बेड पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसे कुछ भी उल्टा पुल्टा करने को नहीं मिल रहा था। उसके हाथ पैर में खुजली हो रही थी। वो कुछ शैतानी करना चाहती थी, लेकिन क्या, रुद्र उसे बेड से हिलने भी नहीं दे रहा था और वो वहीं बेड पर ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। ईशा मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी और मन ही मन कोस रही थी, राक्षस कहीं के, डेविल। रुद्र उसकी तरफ देखता है तो ईशा थोड़ा सा शक पका जाती है। पता नहीं इसके कहाँ कहाँ कान है। मन में भी सोचो तो भी सुन लेता है। मुझे घर जाना है, यहाँ पर बैठ के क्या करना है? ऐसे भी यहाँ पर भी बैठना है और घर पर भी तो बैठना ही है ना। रुद्र ने ईशा को घूर कर देखा। बिल्कुल नहीं, जब तक 8 घंटे नहीं हो जाते तब तक यहाँ से तुम्हें हिलना भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है 8 घंटे तक तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना है, तो चुपचाप से मुंह बंद करके शांति से बैठे रहो, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या करूँगा। यह सुनते ही ईशा की आंखें गहरी हो गई और वो अपनी गहरी आंखों से रुद्र को देखने लगी, जो वापस से अपना ध्यान लैपटॉप में लगा चुका था। डेविल कहीं के, एक तो बिना मुझसे पूछे किस कर लिया और बार बार धमकी देते हैं। और फिर उसने कहा कि मेरा मोबाइल दीजिए। तभी उसे ध्यान आया कि ओ शिट, उसका मोबाइल तो टूटा हुआ था और उसने जल्दी जल्दी में बनवाने को भी नहीं दिया। रुद्र ने भी उसकी बात सुन लिया था। तुम्हारा मोबाइल बनने के लिए गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या? आपने बिना मुझसे पूछे मेरा बैग चेक किया? रुद्र ने अब उसे घूर कर देखा और अपना मोबाइल उसकी तरफ फेंक दिया। यह देखते ही ईशा इसी सरप्राइज हो गई। ये रुद्र सिंघानिया अपना मोबाइल मुझे दे रहा है। ईशा ने मोबाइल लिया और वापस से रुद्र को दिया। इसे अनलॉक तो कीजिए। रुद्र ने बिना कुछ कहे ही मोबाइल लिया और इसे अनलॉक करके वापस ईशा को दे दिया। ईशा ने बोरियत से कहा, इसमें तो कोई गेम नहीं है। रुद्र ने अपने लैपटॉप में नज़र घुसाए ही कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गेम खेलूं। हाँ, जैसे मैं फालतू में बैठी रहती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख लो, गेम नहीं डाउनलोड करना। एक तो करूँगी। रुद्र ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो अच्छे से जानती थी कि रुद्र उसका नखरा उठाएगा और इसीलिए वो नखरे दिखा रही थी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हाँ, थोड़ा भी हिलना मत। ईशा वीडियो देखने लगी तो रुद्र ने उसकी तरफ हेडफोन फेंका। इसे लगा कर देखो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ तो आप कहीं और चले जाइए ना, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शाम के 7 बज चुके थे और ईशा अब वीडियो देखते देखते सो गई थी। डॉक्टर जैसे ही रुद्र के केबिन में आई ने ईशा का घाव देखा और उसने रुद्र से कहा, इन्हें अभी अपने पैरों पर नहीं चलना है, तो आप ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत मूव कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, और दवा टाइम से लेने के लिए बोलिएगा। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। ईशा मुंह बनाकर डॉक्टर को देख रही थी, क्योंकि उसे दवा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1 मिनट,
जाते हुए डॉक्टर को ईशा ने रोक लिया। जी, कहते हुए डॉक्टर वापस से पलट गई। मुझे दवा नहीं खानी है, आप अपनी ये सारी दवाई ले जाइए, ईशा ने मुंह बनाकर किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। डॉक्टर उसकी इस क्यूट सी रिएक्शन पर थोड़ी सी हंसती। और आपको दवा क्यों नहीं खानी है? मुझे दवा पसंद नहीं है, ईशा ने उसी तरह मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा तो आपके घाव ठीक कैसे होंगे? वो डॉक्टर भी ईशा के साथ खेल रही थी। मुझे ना आप इंजेक्शन लगा दीजिए, कहते हुए ईशा ने मासूमियत से अपना हाथ आगे कर दिया। ये देखकर डॉक्टर के साथ साथ रुद्र भी शॉक हो गया था। लड़कियां इंजेक्शन से भागती है, नखरे दिखाती है, चिल्लाती है, और ये कह रही है कि मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, मतलब हद है। इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ी चोट के लिए होता है मैम, आपकी चोट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपकी चोट दवा से ठीक हो जाएगी। मुझे दवा नहीं खानी है, आपने सुना नहीं, आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, मुझे इंजेक्शन पसंद है, लेकिन ये दवा ये मुझसे नहीं खाया जाता। ईशा अजीब तरह से मुंह बना रही थी और इन कुछ ही क्षणों में उसने लगभग 10 से 12 बार मुंह बनाया था। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखे चुपचाप ईशा को देख रहा था और डॉक्टर से उसकी बहस को सुन रहा था। रुद्र ने डॉक्टर को जाने के लिए कहा और वो डॉक्टर चली गई। और फिर ईशा रुद्र पर बरस पड़ी। मैं ना एक भी दवा नहीं खाने वाली, आप समझ लीजिएगा, अभी ये पीली वाली दवा खानी है, चलो मुंह खोलो। कहते हुए रुद्र ने दवाई की पुड़िया से दवाई निकाल ली। फिर ईशा ने अपने दोनों हाथों को कसकर अपने मुंह पर दबा लिया। यह देखकर रुद्र का मुंह खुल गया। तुम पागल हो क्या कर रही हो? ओपन द माउथ। ईशा ने अपना सर नाम में हिलाया। रुद्र उसे घूर कर देखने लगा और ईशा उसकी आंखों को देखकर ही समझ गई कि वो क्या कहने वाला है। कि आंखों में यही दिख रहा था ईशा को, अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और जैसे ही ईशा को यह एहसास हुआ, उसने झट से अपने मुंह से अपना हाथ हटा दिया, उसने अपना मुंह खोल दिया। रुद्र ने ईशा के मुंह में दवा डाली और उसे पानी पिलाया, लेकिन दवा ईशा के गर्दन से नीचे जा ही नहीं रहा था, वह सिर्फ पानी पिए जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद जब वो दवाई घुलने लगी तो ईशा को कड़वी लगने लगी और उसके बाद ईशा ने वो दवाई थूक दी। रुद्र उसे घूर कर देखने लगा। ईशा मासूम सा फेस बनाकर बोली, मैंने कहा था ना ये मुझसे नहीं होता। रुद्र कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है, एक बार फिर से कोशिश तो करो। लेकिन ईशा ने फिर से अपना सर ना में हिला दिया। रुद्र अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, ये 8 दिनों में ही मैं कितना बदल गया हूँ इस लड़की के लिए, मुझे भी इस बुद्धू से प्यार होना था। ईशा ने जब रुद्र को परेशान देखा तो वो मासूमियत से बोली, आप इसके कम से कम 4 या 5 टुकड़े कर दीजिए, मैं खा लूँगी। रुद्र ने उस दवा को देखा जो मुश्किल से आधी इंच की भी नहीं थी। अब इसमें 5 टुकड़े कैसे करूँ? तभी रोनी अंदर आया। रुद्र ने वो मुश्किल काम रोनी को पकड़ा दिया। रोनी, इसके कम से कम 5 या 6 टुकड़े करके लेके आओ। रोनी हैरानी से रुद्र को देख रहा था और फिर वो ईशा को देखने लगा। वो अपनी मैडम की नखरे को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो तो करना ही था। वो दवा लेकर उसको पेपर बेट से जैसे ही हल्का सा चोट किया, उसमें का आधा हिस्सा उछलकर कहीं गायब हो गया और जो बचा का आधा हिस्सा था वो पूरी तरह से चूरन बन गया। ये होते ही उसने रुद्र को मासूमियत से देखा और रुद्र ने उस दवाई को देखा। फिर उसने ईशा को देखते हुए मन ही मन कहा, पता नहीं अब ये मुझसे क्या क्या करवाएगी। तभी रोनी ने कहा, बॉस आरती का टाइम हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। ये सुनते ही रुद्र थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि ईशा अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। हाँ चलो, ये सारी दवाई ले लो, चलो तुम भी चलो हमारे साथ, आज महाकाल की आरती देख लेना। यह सुनते ही ईशा खुश हो गई। वो तो कब से इस पिंजरे से निकलना चाहती थी और वो जैसे ही बेड से उतरने को हुई, रुद्र ने उसे रोक लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईशा उसे घूर कर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे बार बार गोद में उठा रहे हैं। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ी, छोटी बच्ची से कम थोड़ी हो। ईशा ने उसे देखा लेकिन वो कुछ नहीं बोली और वो दूसरी साइड देखने लगी।